चाय होती है, जो चाय पर चर्चा होती है, उसका समय होता है ये। इस समय 6 सवा 6 बजे चाय पीने के बाद ही लोग आगे अपनी रिहर्सल शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छा समय चुना है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगले काफ़ी दिनों तक लोग आते रहेंगे और अपना अपना अनुभव, जो भी नॉलेज शेयरिंग है, जो भी अपने अनुभव से वो बातें आने वाले एस्पायरिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, लाइट डिज़ाइनर्स को बताना चाहते हैं, वो शेयर कर पाएंगे। और मैंने परसों अनंत सर आपका सेशन भी देखा, कल लीले जी का सेशन था, बहुत ज़्यादा एनरिचिंग, बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग सेशन था। जो कंटेंट कवरेज था वो बहुत कमाल का था। तो आज मैं अतुल सत्य कौशिक आप लोगों के बीच आया हूँ। कोकोनट थिएटर, टिकट निंजा, कोकोनट इवेंट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस आह्वान के लिए और इस महायज्ञ के लिए जो आज से। राघव भैया नमस्ते। हाय राघव भैया, कैसे हैं? ठीक हैं। आई होप बच्चियाँ, भाभी जी सब घर पे ठीक होंगे। तो ये जो महायज्ञ कोकोनट थिएटर ने शुरू किया है, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये महायज्ञ ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और लोग इसके साथ जुड़ें, देखने वाले भी, बोलने वाले भी। जहाँ तक मेरी बात है तो आज का जो मेरा विषय है, इसको चर्चा करने के बाद मैंने ही चुना और आज का विषय है डायरेक्टर एंड एक्टर, अ रिलेशनशिप लेस अंडरस्टूड। निर्देशक और अभिनेता के बीच का वो संबंध जिसको कम समझा जाता है। तो इस विषय पर भी मैं आऊँगा। थोड़ा सा बातचीत मैं आप लोगों से कर लेना चाहता हूँ। नमस्कार मनीष भैया, मनीष उपाध्याय जी नमस्कार, विनय जी नमस्कार, जिग्नेश, सभी को नमस्ते। हर्ष शाह जी, थैंक यू सो मच सर, आपका होना इंस्पिरेशन है। हम लोग तो खाली अपना काम कर रहे हैं जी। तो मैं आप सबसे बातचीत करूंगा। आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं, उन सबका भी मैं कोशिश करूंगा समय रहते उनका जवाब दूं। तो मैं यहाँ से अपनी बात केयूर सर नमस्ते कैसे हैं केयूर भैया? सब ठीक हैं? गुड सर, गुड टू सी यू हियर जी। तो अब मैं अपना वक्तव्य आगे बढ़ाता हूँ, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो जी, अतुल सत्य कौशिक मेरा नाम है, 34 साल मेरी उम्र है। और अपने विषय पर मैं आऊँ उससे पहले मैं बहुत ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ नाटकों के बारे में, जिस तरह के नाटक मैं करता रहा हूँ, क्यों करता रहा हूँ, और जो छोटी सी मेरी 10-12 साल की थिएटर की जो यात्रा रही है, जो जर्नी रही है, उसके बारे में मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, इतना बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे जी। तो कहानियाँ कहने का, नाटक लिखने का, नाटक करने का शौक़ जो है मुझे बचपन से ही रहा है। स्कूल में एनुअल डे पे 26 जनवरी, 15 अगस्त के जो फंक्शंस हुआ करते थे उसमें हम लोग नाटक बुना करते थे, नाटक किया करते थे। वही शौक़ फिर जब हम कॉलेज गए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का छात्र रहा हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज थिएटर सर्कल है वो बहुत एक्टिव है और उसने बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, बड़े बड़े नेता इस देश को दिए हैं। तो वो थिएटर सर्कल बहुत एक्टिव था। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3 साल लगातार मैंने थिएटर किया, पढ़ाई भी करी, पर लगातार थिएटर करते रहे। नुक्कड़ नाटक किए, उनको लेकर हम अलग अलग कॉलेज में जाते थे, कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनते थे और स्टेज प्लेज हमने बहुत सारे किए। जब कॉलेज में हमने 3 साल थिएटर किया तो फिर ये लगभग मैंने तय कर लिया कि जीवन में मैं जो मर्जी करूं, क्योंकि मैं पढ़ाई जो है वो वाणिज्य विशेष कर रहा था, मैं ऑनर्स इन कॉमर्स कर रहा था। तो पढ़ाई में जो मर्जी करूं, जीवन में जो भी मेरा प्रोफेशन रहे, जो भी मैं जॉब करूं, थिएटर जो है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर रहेगा। मैं थिएटर से अपने आप को अलग नहीं करूँगा। ये मेरा ख्याल रहा कॉलेज के इनिशियल डेज़ में। तीसरा साल आते आते मन में ये एक जिज्ञासा हुई, मन में ये एक डिज़ायर आई कि इस देश में बहुत प्रीमियर ड्रामा इंस्टीट्यूट्स हैं, फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर फॉर्मली सिखाया जाता है कि नाटक कैसे पढ़े जाएं, नाटक कैसे किए जाएं, नाटक में अभिनय किस तरह किया जाता है, नाटक का निर्देशन, मंच सज्जा, रूप सज्जा, प्रकाश सज्जा, ये सब किस तरह होता है। तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा आई कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो दिल्ली के मंडी हाउस में है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर जो कि चंडीगढ़ में है, ऐसे कई जगहों पर मैंने सोचा कि अप्लाई किया जाए और ये किस्मत आजमाई जाए कि क्या मुझे वो लोग एडमिशन देते हैं और मुझे मौका मिलता है
थिएटर को फॉर्मली सीखने का, ऐसा मेरा प्रयास रहा। तो जब मैं कॉलेजेस में इन सब इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो मेरे मन में ये बात मेरे मन में भी थी, जो लोग मुझसे मिले हैं या जो लोग मुझे पर्सनली तौर पर ज़ाती तौर पर जानते हैं मुझे, तो वो इस बात को भी जानते हैं कि मेरे साथ एक फ़िज़िकल कंडीशन है, थोड़ा सा पोलियो का प्रभाव मेरे लोअर लिम्स पर है। तो वो बात मेरे मन में थी, पर दृढ़ निश्चय था कि है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ कोई व्याधि, कोई डिसेबिलिटी ना हो। मेरी जो डिसेबिलिटी है वो है जो दिखाई दे जाती है, और बहुत से लोगों की डिसेबिलिटी वो होती है जो शायद दिखाई नहीं होती। कोई पेट की पीड़ा लेके बैठा है, कोई आंखों की पीड़ा लेके बैठा है, कोई सर की पीड़ा लेके बैठा है, सब कुछ सही है तो किसी का दिमाग ख़राब है, वो दिमाग की पीड़ा लेके बैठा है। तो सबके साथ कोई ना कोई व्याधि, कोई ना कोई डिसेबिलिटी जुड़ी होती है। मेरे साथ भी है, मेरी दिख जाती है, आपकी शायद दिखती नहीं। उसी विश्वास के साथ मैंने इन सब जगहों पे इंटरव्यू दिया और बाखुदा सब जगह मैं लगभग फाइनल राउंड्स तक पहुंचा। और फाइनल राउंड्स में पहुंचने के बाद जब मेरे जो इंटरव्यूज़ हुए, जो इंटरव्यू पैनल बैठे, तो ये मुद्दा भी उठा कि आप थिएटर की ट्रेनिंग कैसे लेंगे, ये परेशानी है। तो मैंने उनको कोशिश करी यकीन दिलाने की कि ये परेशानी मेरी थिएटर ट्रेनिंग में और उसके बाद थिएटर करियर को परस्यू करने में नहीं आएगी। पर नतीजा अल्टीमेटली ये निकला कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और सभी ने कहीं ना कहीं मना कर दिया मुझे अपना स्टूडेंट बनाने में। और कुछ लोगों ने कहा भी कि अतुल जी, आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, शायद थिएटर आप नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मैंने अपने मन में यही बात सोची कि कोई ये कैसे तय कर सकता है कि मैं थिएटर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो सब तो इंसान ही हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, खुदा ने तो नहीं बनाए। तो किसी इंसान के द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूट ये कैसे तय कर सकता है कि मैं थिएटर सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा। ये तय करने का निर्णय सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। तो वहाँ से हताश हुए बिना अपनी यात्रा को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई मेरी चल रही थी कॉलेज के साथ, उसको आगे बढ़ाया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिनिश करी। उसके बाद मैंने वकालत की पढ़ाई करी। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये सब डिग्रियां मैं इकट्ठी करता गया, लेकिन 2006 में इन सभी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा नकारे जाने के बाद मैं थिएटर के प्रति मैं उदासीन नहीं हुआ और मैंने 2006 से लेकर 2010 के बीच उन 4 सालों में मैंने दिल्ली में होने वाला लगभग हर एक नाटक देखा। और मेरा अनुमान ये कहता है कि उन 4 सालों में करीब मैंने 450 से 500 नाटक देख डाले। क्योंकि थिएटर की या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की, किसी भी ललित कला की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक इंस्टीट्यूशन की 4 दीवारी के भीतर उसको तैयार तो कर सकते हैं, पर उसको परफॉर्म करने के लिए आपको बाहर आना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप इंस्टीट्यूट के अंदर आके नहीं सीख पाएंगे, लेकिन उस इंस्टीट्यूट के अंदर आप बना क्या रहे हैं वो दिखाने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। और उसको मैंने अपना स्कूल बना लिया। मैं हर एक नाटक देखा करता था। और ये बात ज़रूरी है जो मैं चाहूँगा जितने भी यंग एस्पायरिंग डायरेक्टर्स, एक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने कि उस पीरियड में जो मैंने नाटक देखे वो ऐसा ही नहीं कि बस एज एन ऑडियंस नाटक देखने चले गए। जो नाटक कल देखने वाले थे उसको आज रात को पढ़कर जाया करता था मैं कि ये नाटक मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, कल जिस डायरेक्टर का नाटक मैं देखने वाला हूँ वो कैसे इमेजिन करता है। नाटक खत्म होने के बाद सब लोग तो डायरेक्टर से हाथ मिला रहे होते थे, मैं चुपके से जाके राकेश बेदी, नमस्कार सर, कैसे हैं सर, आई होप ऑल गुड सर, अपनी कहानी सुना रहा हूँ सर, अच्छा लगा कि आप जुड़े सर जी। तो मैं बता रहा था कि जिस भी डायरेक्टर का हम नाटक देखते थे, उसके नाटक के बाद स्टेज पर चढ़ जाता था मैं और देखता था ये सेट किस चीज़ का बना हुआ है, अरे ये तो गत्ते का है, अरे ये तो लकड़ी का है, ये तो कपड़े का बना हुआ है, ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो उन 4 सालों में 450-500 नाटक देखकर मैंने अपने आप को सेल्फ ट्रेन किया। और ये आजकल भी बात उतनी ही लागू होती है उन सब लोगों के ऊपर विच वॉज द बेस्ट प्लेस अमंग्स दो। सर उस समय मैं NSD की रेपर्टरी के बहुत सारे नाटक देखा करता था। नादरा बब्बर जी, नादरा बाजी आती थी, वो नाटक किया करती थी सभी के, रंजीत कपूर साहब, अरविंद गौड़ जी, सईद आलम जी उस समय बहुत एक्टिव, अभी भी एक्टिव हैं। इन सब लोगों के नाटकों से हम बहुत सीखा करते थे। दिल्ली में जो भी नाटक आता था, NSD का फेस्टिवल हुआ करता था, बॉम्बे से बहुत नाटक उसमें हुआ करते थे, वो सब हम सौरभ शुक्ला जी के नाटक हम देखा करते थे। तो
मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको आज नकार देता है या कोई जहाँ पे आप पढ़ना सीखना या जाना चाहते थे वहाँ आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इट डज़ नॉट मीन एंड ऑफ द रोड फॉर यू। कला की इस चीज़ की सबसे अच्छी बात है, और एक खराबी है जिस पर मैं आऊँगा कि ये बात ख़राब कैसे साबित होती है, कि इस कला में आने के लिए आपको कहीं से कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जुनून है, तो अपने आप को आप सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं। सो मेनी प्लेज आर अवेलेबल टुडे ऑनलाइन, OTT प्लेटफॉर्म्स पर हैं, यूट्यूब पर हैं, सारे नाटकों के PDF अवेलेबल हैं, मास्टर क्लासेस अवेलेबल हैं। तो किसी के द्वारा नकारे जाने के बावजूद आप अपने आप को स्वयं ना नकार दें, सबसे बड़ी बात ये होती है। जब तक आपने अपने विश्वास का झंडा उठा रखा है तब तक आप अपने सपनों को पा ही लेंगे। तो वही यात्रा जो शुरू हुई 2010 में, हमने अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया जिसका नाम है द फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी। उसके बाद हम नाटक करते चले गए, नाटक लिखते चले गए, परफॉर्म करते रहे। धीरे धीरे करके बड़े बड़े लोगों ने हमारे नाटकों के में अभिनय करना शुरू कर दिया, नाटक और प्रचलित होते चले गए। बहुत से लोग हमसे जुड़े, कोकोनट थिएटर के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया, अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है उनकी। तो इस तरह से बहुत से लोग जुड़ते रहे जिनको टैलेंट की परख थी, टैलेंट की पहचान थी, और उन्होंने समय समय पर मुझको सपोर्ट किया। और आज मैं एक रंग निर्देशक के रूप में आप लोग मुझे जानते हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार हमेशा ऐसा बना रहे, एंड मैं ऐसे ही नाटक करता रहूँ। ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय मैंने कोशिश करी आपको देने की अपने करियर के बारे में। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है, और मौका मैं ढूंढ रहा था कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जिस पर मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर पाऊँ। आज का टॉपिक है डायरेक्टर एंड एक्टर अ रिलेशनशिप लेस अंडरस्टूड। निर्देशक और अभिनेता के बीच का वो संबंध जो पूरी तरह नहीं समझा जाता। जी देखिए, किसी भी फिल्म, किसी भी, और अच्छा मैं ये ज़रूर बता दूं कि जितनी भी मैं बातें आपसे अब करने वाला हूं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरे ज़ाती तजुर्बे हैं। किसी और एक्टर के तजुर्बे अलग हो सकते हैं, पर मैंने अपने 10-12 साल के करियर में मैंने करीब 700 से अधिक एक्टर्स के साथ काम किया। तो वो उस दौरान जो मेरे अनुभव रहे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक्टर और डायरेक्टर का जो रिलेशनशिप है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल परहेज़ नहीं है कि किसी भी नाटक और किसी भी फिल्म को बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी रिश्ता होता है वो डायरेक्टर और एक्टर का ही होता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देती हैं। जिस प्योरिटी के साथ ये रिश्ता होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा होता है। कई बार मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ देखा है, जो मेरे एक्टर फ्रेंड्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, या जो मेरे निर्देशक मित्र और अभिनेताओं के साथ काम करते हैं, उनसे जो बातें हुई, जो बातें हम करा करते थे, उन सब बातों का तालमेल बिठाकर ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार निर्देशक और अभिनेता का जो रिश्ता है वो बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स की बलि चढ़ जाता है, और जो एक रिश्ता, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जो होता है, रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटिविटी होता है, जो सृजन का रिश्ता होता है, रचनात्मकता का रिश्ता होता है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। उसका मैं एक ब्रीफ एनालिसिस आपके साथ करने वाला हूँ 10, 12, 15 मिनट में। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे उन सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिश्ता ट्रस्ट का होता है, और नाटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता यही होता है। पर अभिनेता और निर्देशक दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी होते हैं। अगर वो वाकई में डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं, मैं उन लोगों की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आर वांटिंग टू बी डायरेक्टर और वो आर वांटिंग टू बी एक्टर्स, जो प्रोफेशनली एक्टर और डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और दोनों के ही कंधों पर नाटक खड़ा होता है। नाटक की इंडस्ट्री में हम ये कहते हैं कि नाटक की जो माता होती है वो उसका राइटर होता है, लेखक जो स्क्रिप्ट लिख देता है वो उसकी माता होती है, जो उसको जन्म देती है। निर्देशक उसका पिता होता है, जो उस बच्चे को बड़ा करता है, उसका पालन पोषण करता है। और एक्टर जो होता है वो उसकी त्वचा, उसकी आँखें, उसकी आवाज़, उसका मस्तिष्क भी होता है, उसका मन भी होता है, वो एक्टर होता है। इस तरह एक किरदार का जन्म मंच के लिए होता है। तो निर्देशक और अभिनेता का जो रिश्ता है कैसा होना चाहिए, मैं उस पर आता हूँ एक आइडियल वर्ल्ड में। पर किन किन चीज़ों से वो इम्पैक्ट कर जाता है, क्यों वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह पाता, उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ मैं। कि होता क्या है कि इस रिश्ते में
बहुत सारे रिश्तों की मिलावटें अक्सर आ जाती हैं, वो गैर मिलावटी रिश्ता हमको मिल नहीं पाता। किस तरह की मिलावटें आ जाती हैं? कई बार क्या होता है कि ये रिश्ता होता है वो ट्रेनर और ट्रेनी का होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस एक्टर को आपने अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेन किया है वही कल को आपके नाटक में परफॉर्म कर रहा है या उसको अपने नाटक में आप परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वहाँ वो डायरेक्टर और एक्टर का जो एक क्रिएटिवली लेवल प्ले ग्राउंड होता है वो नहीं मिल पाता। एक्टर डायरेक्टर से बात करने में, संवाद साधने में घबराता है क्योंकि वो उसका गुरु भी रहा है, और गुरु के मन में ये ईगो होती है कि अरे ये तो तुमको तो हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तुम हमसे सवाल कैसे पूछ सकते हो, जो कह रहे हैं उसको आप मानिए। ये मिलावट कई बार आ जाती है। कई बार इस तरह की मिलावट इस रिश्ते में आती है कि अमूमन खासकर हमारे केसेस में, और हम जैसे जितने भी लोग किसी भी स्ट्रगल से थिएटर कर रहे हैं उसमें डायरेक्टर और एक्टर के रिश्ते में एक मिलावट आ जाती है प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के रिश्ते की, कि माना मैं डायरेक्टर हूँ पर प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ, और हो सकता है कि मैं आपको बनाकर लाया हूँ उस मानदेय पर, उस तय राशि पर जो आपकी उम्मीदों से कम रही। आपका जो रेम्यूनरेशन मैंने आपको फाइनली ऑफ़र किया वो नहीं था जो आप चाहते थे कि आपको ऑफ़र किया जाए, मैंने कैसे भी करके आपको मना लिया, और कई बार मैं आपको समय से पैसे नहीं दे पाया, कई बार आपकी पेमेंट डिले हो गई। तो माइंड ही तो है, वो सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं उस चीज़ में प्ले करते हैं, और वो एक्टर और डायरेक्टर के रिश्ते की प्योरेस्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं एक एडल्टरेशन हो जाता है, एक मिलावट हो जाती है। और किस तरह से मिलावट होती है? कई बार होता है रिश्ता एक स्टार का और एक फ़ैन का, एक सेलिब्रिटी और एक फ़ैन का रिश्ता होता है। कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत प्रचलित अभिनेता है, आप चाहते हैं कि वो आपके नाटक में अभिनय करे, तो आप उसके पास डरे से सहमे से जाते हैं। आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिर भी आप जा रहे हैं कि सर मैम प्लीज़ हमारे नाटक में काम कर लीजिए। बड़ी मिन्नतें करके, फ़ीस पे बातचीत करके उनको मना जुला के लाया जाता है। तो वो एक डिफरेंस हमेशा रह जाता है कि आप उसी मोड में हमेशा बात करते हैं कि इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ये भी ठीक लग रहा है। ये उल्टा भी हो सकता है कि किसी बहुत बड़े निर्देशक के साथ आपका हमेशा काम करने का मन था, फाइनली उस निर्देशक ने आपको अपने नाटक में अभिनय करने का मौका दिया, तो क्योंकि आप उसके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं उस निर्देशक के, आप हमेशा उसके साथ काम करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपनी वो आज़ादी अपने आप से छीन लेते हैं कि आपके मन में कोई जेन्युइन सवाल अगर आ भी रहा है तो आप उसको पूछें कि न पूछें। तो ये चीज़ भी जो एक सतह पर आकर दोनों को एज ए कोलैबोरेटर काम करना चाहिए, उस पर वो प्रभावित करती है। एक और होता है कई बार यारी दोस्ती में नाटक बन जाते हैं कि डायरेक्टर का दोस्त है अभिनेता, और ऐसा बहुत बार होता है। तो अब दोस्ती की अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप एक रिहर्सल स्टूडियो में घुस रहे हैं तो दोस्ती बाहर रख के आनी चाहिए, पर दोस्तों के बीच झगड़े भी हो जाते हैं, दोस्तों के बीच ईगो इश्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि वो दोस्त हैं तो उस नाटक के अलावा और बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रहा है जो उन दोनों को साथ में प्रभावित कर रहा है, वो उसको भी अलाउ कर देते हैं, नाटक की तैयारी को, रिहर्सल को इम्पैक्ट करना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इस रिश्ते को प्रभावित कर जाती हैं, और प्रभावित करना नहीं चाहिए एक आइडियल वर्ल्ड में, और 100% नहीं, लेकिन बहुत बार उसको आप अचीव कर पाते हो सिचुएशन को। मैं अगर अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैं अपने आप को बहुत लकी डायरेक्टर मानता हूं, वो इसीलिए बिकॉज आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सम ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड मैं अगर आपको सही मायने बताऊं तो मेरी जो इंस्पिरेशन बनी हुई है आज भी थिएटर में डटे रहने की, उससे सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मेरे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस हैं। जब मैं उन एक्टर्स को वो लाइंस बोलते हुए देखता हूँ जो मैंने लिखी थी, और मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो लिखा था ये एक्टर उन लाइंस को किसी और ही सतह पर ले गया, इतना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाया था। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से एक्टर्स रहे हैं, अब मैं बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, कुछ नाम लूँगा, कुछ छूट जाएगा, किसी का रह जाएगा, पर ये बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच रही है। और इसमें मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, उनकी बात तो है ही। आई हैव बीन लकी टू वर्क विद सम ऑफ द मोस्ट popular names in Indian theatre and film industry, and they all have been very generous, very kind and very professional with their works. उनके अलावा भी जो मेरे अपनी टीम है, जो मेरे साथ वो एक्टर्स हैं जो आज उतने पॉपुलर नहीं है, कल पॉपुलर हो जाएंगे, तो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, जो मेरे हर नाटक में दिख जाएंगे आपको कुछ ना कुछ रोल करते हुए, तो ऑन अ गिवन डे मुझे इतना सरप्राइज़ कर देते हैं कि मैं इस लड़की को या इस लड़के को ये किरदार करते रहने देने के लिए थिएटर करूँगा, ये किरदार इससे न छिन जाए,
इसलिए मैं थिएटर करूँगा और मैं कभी थिएटर को नहीं रोकूंगा। तो मेरी जो इंस्पिरेशन नाटक करते रहने की आती है वो मेरे एक्टर्स से आती है, क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे नाटकों को, मेरे साधारण से नाटकों को, मेरी ऑर्डिनरी लाइंस को बहुत अच्छा बना दिया। तो इसीलिए 100% आइडियल वर्ल्ड में शायद हम ना पहुंच पाएँ, 70, 80, 90% तक मैंने अनुभव किया है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर आप बात मान के चले, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है वो एक्टर्स हैं पर वो एक्टर्स नहीं हैं। तो मैंने उनको पहले ही इस चर्चा से बाहर कर दिया है। पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं छोटी सी बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे कव्वाली होती है, आप कव्वाली देख रहे हैं, कव्वाली सुनते हैं, तो एक गुरु शिष्य के पास गया, एक शिष्य गुरु के पास गया कि सर मुझे अपना चेला बना लीजिए, मुझे कव्वाली सिखा दीजिए। तो वो गुरु ने उस चेले को अपने सामने बैठाया और वो उसको सुर, ताने, सरगम, राग सिखा रहा है। उसको समझाने के लिए गुरु हाथ पैर चला रहा है, राग ऊपर गया, राग नीचे आया, वो खो गया ट्रांस में, और मुर्कियाँ लगा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, हाथ से कर करके दिखा रहे हैं। ये गुरु उस शिष्य को समझाने के लिए कर रहा है जो उसके सामने बैठा है। पर कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जो गुरु के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाते या किसी वजह से उसके सामने नहीं जाते, वो खिड़की से गुरु को देख रहे हैं बाहर खड़े होकर, और उनको गुरु क्या कह रहा है, क्या समझा पाना चाह रहा है वो नहीं दिख रहा, गुरु के चलते हुए हाथ दिख रहे हैं। उन चलते हुए हाथों को कॉपी करके खुद उस्ताद बन जाते हैं। तो ये बात मैंने कही ये समझाने के लिए कि एक्टिंग एक क्राफ्ट है जिसको आप सीख सकते हैं, जिसके प्रॉपर टूल्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाती है, कोई भी एक्टर बन सकता है। मैं नहीं मानता कि एक्टर्स पैदा होते हैं, एक्टर्स तैयार किए जाते हैं, पर वो एक रास्ता है, एक जर्नी है, उससे आपको ज़रूर गुजरना चाहिए। अब मैं वापस आता हूँ अपने ट्रैक पर। तो डायरेक्टर और एक्टर का जो रिश्ता है उसका रिश्ता है, वो किरदार को खोजने वाला रिश्ता है, किरदार को तैयार करने वाला रिश्ता है। और किरदार को तैयार करने का मतलब होता है बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढना, जो कि एक सामूहिक प्रयास है। ये किरदार कौन है, ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना है, ये क्यों रो रहा है, ये क्यों हंस रहा है, ये हंस क्यों रहा है, रो क्यों नहीं रहा है, ये रो क्यों रहा है, हंस क्यों नहीं रहा है, ये खड़ा क्यों है, ये बैठा क्यों नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढना किरदार को खड़े करने का प्रोसेस होता है। ये किसकी जिम्मेदारी है, डायरेक्टर की या एक्टर की? ये दोनों की जिम्मेदारी है, और दोनों की जिम्मेदारियों का कैसे हिस्सा बांटा जाता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन जो बात मैं आप कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सभी जगह एक्टर्स सुने, डायरेक्टर्स भी सुने कि मैंने शब्द इस्तेमाल किया, कैरेक्टर को ढूंढने की जर्नी है, सवालों के जवाब ढूंढने की जर्नी, सवाल पूछने की जर्नी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग अ क्वेश्चन एंड सीकिंग एन आंसर। आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन और आर यू सीकिंग एन आंसर? हमारी जर्नी सीकिंग एन आंसर की होनी चाहिए, हमारा फोकस सिर्फ सवाल पूछने पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल यात्रा कर रहे थे, उनके साथ बाल गंगाधर तिलक बैठे हुए थे। जब दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, तब फेसबुक तो होता नहीं था कि अरे आप तो स्वामी जी हैं। जब पता चला कि अरे आप विवेकानंद हैं, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, अच्छा आप तिलक हैं, मैंने बहुत सुना आपके बारे में। तो तिलक जी ने विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आप इतने बड़े स्वामी हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उत्तर दिया, जी तिलक जी आप मुझसे प्रश्न पूछिए, अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं अवश्य दूंगा। और तिलक जी ने कहा अगर जवाब नहीं होगा महाराज तो? तब स्वामी जी ने कहा अगर जवाब नहीं होगा तो हम दोनों मिलकर उस जवाब को ढूंढेंगे। सीकिंग एन आंसर, नॉट ओनली आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर ये अप्रोच चेंज हो गई तो डायरेक्टर और एक्टर का रिश्ता बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ चलता है। क्विकली मैं आपको कुछ पॉइंटर्स में बात फिनिश करता हूं ताकि आखिरी के 5 मिनट हमारे पास सवाल जवाब के लिए भी रहें। जी तो किन किन जगहों पर कई बार डायरेक्टर मैं ये तो नहीं कहूँगा गलती कर जाते हैं, या हर एक का अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है। जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जिन चीज़ों से डायरेक्टर को बचना चाहिए, या जो चीज़ें डायरेक्टर्स की एक्टर्स के साथ दे डू नॉट गो डाउन वेरी वेल विद द एक्टर्स इज़ नंबर 1 कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टर्स की ओपिनियन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अल्टीमेटली आँख, नाक, कान, मुंह, दिल, दिमाग वो एक्टर का है। बहुत से डायरेक्टर्स को मैं जानता हूँ दिल्ली, बॉम्बे, पूरे हिंदुस्तान में कि उनके ये वाहवाही दी जाती है, ये उनके साथ ही जुड़ा हुआ है कि अरे वो ऐसा डायरेक्टर है उसके सामने एक्टर मुंह नहीं खोल सकता। अब हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अगर एक्टर मुंह नहीं खोल सकता तो वो बेचारा सवाल कैसे पूछेगा? उसके मन में तो हज़ारों सवाल हैं, बिकॉज ही इज सीकिंग एन आंसर। तो डायरेक्टर आपके सामने मुंह खोल पाए ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, ऐसा माहौल खड़ा करना डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो मैंने आपके लिए नोट करी है, नॉट इनफ एक्सप्लेनेशन। एक्टर के पास बहुत सारे
सवालों के जवाब वो ढूंढना चाहता है, पर डायरेक्टर उसको एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसने अपने मन में तय कर लिया है कि उसने तय कर लिया है डायरेक्टर ने कि तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन कैसे मांग सकते हो। एक मिनट में कुछ एक मेरे पास संदेश आ रहा है। क्या संदेश है? हाँ, तो हमारे पास थोड़ा समय की हमारी अवधि बढ़ा दी गई है, 6:30 की बजाय उसको 6:40 कर दिया गया है। ये संदेश मुझे हेड ऑफिस से आ गया है। तो जी मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। डॉली जी, डॉली मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? डॉली मैम का आशीर्वाद, उनका प्यार मुझे बहुत सालों से मिल रहा है। पंचकुला में उनके घर भी जा चुके हैं, वो हमारे घर आ चुकी हैं। डॉली मैम, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगी, स्वस्थ होंगी, घर पर होंगी। कमल सर कैसे हैं मैम? उनको मेरा प्यार, मेरा सत्कार, मेरा आदर उनको दीजिएगा जी। तो मैं बात कर रहा था कि डायरेक्टर कैसी कैसी बातें एक्टर्स के साथ मंजूर नहीं करते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए अगर एक्टर सीकिंग एन आंसर कर रहा है। उसके बाद एक एक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है, डायरेक्टर को समझना चाहिए। जो रिहर्सल पे स्टार्ट होने से पहले वाली जो मीटिंग्स होती हैं, उनको समझना चाहिए कि आजकल इतने स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, इतने सारे ड्रामा स्कूल्स हैं, इतनी सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। तो एक एक्टर अलग अलग ट्रेनिंग लेकर आया है। हो सकता है कि जिस ट्रेनिंग के आप आदी हैं, आपके एक्टर की वो ट्रेनिंग ना हो, उसका अपना प्रोसेस होता है। उस एक्टर को अपना प्रोसेस फॉलो करने दीजिए। मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से कह रहा हूँ कि मैंने एक्टर्स को ऐसी ऐसी हरकतें करते देखा है कि मेरे जहन उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं कि कर क्या रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन जब मुझे आउटपुट देता है, मैं स्तब्ध हो जाता हूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ होता नहीं। तो एक्टर को उसका टाइम मिलना चाहिए, उसको अपना प्रोसेस फॉलो करने का समय ज़रूर मिलना चाहिए। एक और पॉइंट जो मैंने आपके लिए नोट किया है, अब मैं आ रहा हूँ एक्टर्स की बातों पर, कि कहाँ एक्टर्स कई बार एट फॉल्ट हो जाते हैं, जिससे उनका रिश्ता जो है ऊपर नीचे हो जाता है, जो मैंने भी कई बार अनुभव किया। कि सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए, जितने भी एक्टर्स मेरे को इस समय सुन रहे हैं, डायरेक्टर इज़ नॉट एन एक्टिंग कोच। डायरेक्टर इज़ नॉट एन एक्टिंग कोच। वो आपको एक्टिंग सिखाने के लिए नहीं आया है, वो मान के चल रहा है कि आप एक्टर हैं, आपको अपना काम आता है। उससे मत पूछिए सर आप करके दिखाना एक बार कैसे बोलना है, ये उसका काम नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं सर आप करके दिखाइए, मैं बोलता हूँ नहीं करके दिखाऊंगा। क्या तुम डायरेक्ट करके दिखाओगे मुझे? क्या तुम लाइटिंग करके दिखाओगे? नहीं ना, अपना काम मैं करूँगा, अपना काम आप कीजिए। मैं इतना बता सकता हूँ कि जो आपने किया वो ठीक था कि नहीं था। यहाँ पे एक बात बोलूँ जो एक्टर्स को शायद बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छी ना लगे, पर उनको सुननी चाहिए। कि मैंने कई बार अनुभव किया है, कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि 90% ऑफ द एक्टर्स दैट आई नो, शायद थोड़ा कम बिकॉज मैं बहुत से अच्छे एक्टर्स के साथ भी काम किया है, अधिकतर ही अच्छे थे, पर कई बार ऐसा हुआ है कि एक्टर आपके पास आया कि फ्यूचर ऑफ थिएटर आफ्टर कोविड-19, एक बड़ा अच्छा सवाल आया मनीष जी, मैं आऊँगा इस पर। एक्टर आपके पास है कि सर मैंने तैयार किया है। मैंने बोला कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, या जैसा मुझको लग रहा है वो नहीं जम रहा है, कुछ और बना के लाओ। वो अगले दिन फिर आया कि सर मैंने आज ये करा है। फिर आपने अगर मना कर दिया तो एक्टर सर पकड़ के बैठ जाएगा। अधिकतर एक्टर्स के पास दूसरे के बाद तीसरा ऑप्शन नहीं होता अपने डायरेक्टर को देने के लिए। 2 ऑप्शंस के बाद उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ट्रेनिंग जवाब दे जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। एक और चीज़ जो कैरेक्टर की जो रिसर्च होती है वो डायरेक्टर का काम नहीं है। हो सकता है कि डायरेक्टर राइटर एक ही हों, जैसा मेरे केस में होता है कि लिखता भी खुद हूँ, तो किरदार लिखते समय मैं उसकी पूरी रिसर्च करता हूँ, पर वो रिसर्च में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता अपने एक्टर को। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्टर उस रिसर्च को खुद करे, खुद जिए, अपनी यात्रा खुद पूरी करे। रिसर्च करना, आप सवाल पूछें, लेकिन आप ये पूछें कि सर मैं दुर्योधन का किरदार कर रहा हूँ, मेरे पिता का नाम क्या था सर, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, किसी भी राइटर को पसंद नहीं आएगी। इतनी सी रिसर्च जो 5 W होते हैं, हु, व्हेन, वेयर, वाई, जो हाउ, ये सवालों का जवाब एक्टर को खुद ढूंढना होता है। ये डायरेक्टर का काम नहीं है रिसर्च करना। और तीसरी बात जो मैंने आपको बता ही दी कि डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, सीक आंसर्स। तो अब इस सब का रिजोल्यूशन क्या है, मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ परेशानी आती है। रिजोल्यूशन क्या है, या क्या एक आइडियल वर्ल्ड होना चाहिए, उसमें मैंने आपके लिए इस पूरी डिस्कशन को 4 C's, जो C लेटर होता है, A B के बाद जो C आता है, मैं उस पर इसको 4 C's आपके लिए लेकर आया हूँ। वो 4 C's हैं: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी,
एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। पहले बात करते हैं संचार की, पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो टू वे है, वो टू वे कम्युनिकेशन। डायरेक्टर कुछ कहता है, एक्टर कुछ सलाह देता है, फिर डायरेक्टर कुछ कहता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कम्युनिकेशन टू वे नहीं होता, थ्री वे होता है। जो और वो थर्ड एंटिटी है, वो थर्ड एंटिटी है कैरेक्टर खुद। डायरेक्टर कह रहा है कि इस किरदार को थोड़ा रौबीला होना चाहिए, थोड़ा जोश होना चाहिए। एक्टर कह रहा है कि नहीं सर, थोड़ा दबाव होना चाहिए। ये आप आपस में बात कर रहे हैं, कैरेक्टर क्या चाहता है और कैरेक्टर क्या चाहता है आप कैसे जानेंगे? रिसर्च करके स्क्रिप्ट के बारे में, डायलॉग को बार बार पढ़ के, आपस में चर्चाएं करके। क्योंकि इस लाइक दो पार्टनर्स मिलकर एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। एक पार्टनर कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। दूसरा पार्टनर कह रहा है कि नहीं, ये तो बॉडी बिल्डिंग करेगा, ये तो सिनेमा में जाएगा। अरे उस बच्चे से तो पूछो वो क्या चाहता है। सिमिलरली एक्टिंग इज़ फाइंडिंग दैट थ्री वे कम्युनिकेशन की। अच्छा आपको लगा, मुझे लगा, दोनों मिलके पढ़ते हैं कि ये कहाँ जा रही है बात, और ये बात कहाँ जा रही है। और केओ सर का जवाब आया, क्वेश्चन आया, सर नीड टू नो द फ्यूचर ऑफ थिएटर इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ ब्रॉडवे प्लेज इन इंडिया। केओ सर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ इस पर, बस मैं अपनी 2 मिनट में बात फिनिश कर रहा हूँ सर। तो ये बात है कम्युनिकेशन की। एक और इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन में कि जो बातें हम पूछ रहे हैं, जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, पहला सवाल ही गलत होता है। एक्टर आता है मेरे पास कि या डायरेक्टर के पास कि सर आप क्या चाहते हैं इस कैरेक्टर से, आप बताइए। गलत सवाल है। मैं कौन होता हूँ चाहने वाला? आप पढ़िए ना, आप मुझे निकाल के दीजिए। डायरेक्टर बोलता है कि हाँ भाई एक बहुत अग्रेसिव कैरेक्टर है तेरे लिए। अरे आपने तो डिफाइन कर दिया अग्रेसिव है, उसको पढ़ने तो दीजिए कि उसको एग्रेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे मुनीर नियाज़ी का एक बहुत अच्छा शेर याद आता है। मुनीर नियाज़ी कहते हैं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, अमल माने जो हम काम करा ज़िंदगी भर, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, हम जवाब क्या देते। तो सही सवाल पूछना इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड इज़ कोलैबोरेशन, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों का अपना एक प्लेइंग ग्राउंड है, दोनों के अपने प्रेरोगेटिव्स हैं, दोनों के अपने लिमिटेशंस हैं। कोई किसी को सिखाने या कोई किसी को साबित करने नहीं आया है, दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं और दोनों ने साथ में मिलकर काम करने का तय किया है। आपका अपना एक एक्सपर्टीज़ है, मेरे का अपना एक एक्सपर्टीज़ है, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। वेरी क्विकली, 2 रिमेनिंग सीज आर क्रिएटिविटी, क्रिएशन। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड जितना स्पेस एक एक्टर को भी चाहिए होता है एक्सप्लोर करने का, उतना स्पेस एक डायरेक्टर को भी चाहिए होता है। उसके मन में ख्याल आया कि इस चीज़ को ऐसे किया जाए तो शायद अच्छा लगे, पर उसके सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब एक्टर उसको वो करके दिखा दे। सीकिंग आंसर्स, तो वो क्रिएटिव स्पेस दोनों को मिलना चाहिए। डायरेक्टर एक्टर को उसका स्पेस दे, एक्टर डायरेक्टर को उसका स्पेस दे। अगर एक्टर को थोड़ा और समय चाहिए उसको वो दे देना चाहिए। अगर डायरेक्टर 2-3 एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, एक्टर को वो करके दे देना चाहिए, क्योंकि उसके तर्कश में वो तीर हैं, उसके तर्कश में वो सारे 9 के 9 रस हैं जो शायद डायरेक्टर खुद से ना कर पाए। उसको करके दिखा देने चाहिए कि सर मैं दिखा देता हूँ, आप बताइए कैसा लग रहा है। एंड फाइनल इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इस सब के बावजूद अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो किसकी बात मानी जाए, डायरेक्टर की, एक्टर की? ये बहुत ट्रिकी सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा, बचना चाहूँगा, पर अपना अनुभव मैं बता देता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में डेफिनेटली ये एक नॉर्म है। ये कहा जाता है कि भाई डायरेक्टर ने कहा बात तो माननी पड़ेगी। दोस्त भी सलाह देते हैं कि भाई तुमने अपनी बात रख दी, अब डायरेक्टर काम वो आप उसको वैसे कर दीजिए। हमारे केस में भी ऐसा होता है, एक्टर्स बोलते हैं कि सर आई एम नॉट कन्विंस्ड, बट आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। यहाँ मैं ये एक ज़्यादती जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूँ कि वो मेरे बात मान के अगर करने को तैयार है तो मैं शो के दिन तक पूरी कोशिश करूँ उसको वो कन्विक्शन दे देने की, कि वो कर तो मेरी तरह रहा है पर उसकी बॉडी मेरे कहने पर नहीं कर रही, उसका माइंड, उसका दिल भी मेरे साथ है। क्योंकि देखिए एक एक्टर एक डायरेक्टर को अल्टीमेटली यही दे सकता है कि ईमानदारी। मैं ऐसे एक्सपर्ट एक्टर्स को जानता हूँ कि वो ऊपर से बहुत अच्छा करके आएंगे पर दिल से वो बिल्कुल फील करके नहीं आए, क्योंकि वो 100 शोज़ करके उतने एक्सपर्ट बन गए हैं। ये ईमानदारी ही प्रॉमिस एक्टर दे सकता है कि सर मैं हर बार आपके कैरेक्टर को जीता हूँ, मेरे मन में वो भावनाएँ उठती हैं जिसको मैं जाके चेक नहीं कर सकता। यही मोटी मोटी बातें 7 C's थे, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये मेरा चर्चा का विषय था आज आप लोगों के साथ। बहुत सारे सवाल एकदम से आ गए हैं। सबसे पहले मैं केयूर सर का एक सवाल आया था, अर्पण जी आप पूछ रहे हैं सर इज़ देयर एनी ऑनलाइन ऐप फॉर एक्टिंग और थिएटर ट्रेनिंग। मैं आपको बता देता हूँ
केवल सर आपने पूछा था फ्यूचर ऑफ थिएटर इन इंडिया। सर ये बहुत बहुत जायज़ सवाल है जिसका जवाब हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं। आपने उसके साथ ब्रॉडवे थिएटर का भी शब्द का इस्तेमाल किया। सर ये कोरोना का क्राइसिस आने से पहले मैं इस बात को मान के चल रहा था। आनंद सर का भी एक सवाल आया, व्हाट डू यू फील अबाउट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दैट डायरेक्टर्स गिव टू क्लासिक कैरेक्टर्स से लाइक शेक्सपियर। बिल्कुल सर, मैं आनंद सर इस पर आता हूँ। बस मैं केवल सर के सवाल का जवाब दे दूँ कि कोरोना क्राइसिस से पहले मैं ये मान रहा था और ये सबको कह रहा था कि इंडिया में आने वाले 3-4 साल के बाद सिर्फ ब्रॉडवे थिएटर ही होगा। हर तरह का थिएटर होगा, पर ब्रॉडवे थिएटर बहुत तेज़ी से पिकअप करेगा। जिस तरह से ये प्लेस बनने शुरू हो गए थे, जिस तरह से प्लेस हो रहे थे, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट कर रहे थे, डायरेक्टर्स बड़े रिस्क ले रहे थे, बड़ी टीम को हैंडल कर रहे थे। अब सर कोरोना का जब से क्राइसिस आया है तो शायद मैं मजबूर हो जाऊंगा 1-2 महीने में अपनी इस ओपिनियन को चेंज करने के लिए, अगर हालात ऐसे ही रहे। सर मेरा अपना स्पेकुलेशन, अपना एनालिसिस ये कहता है कि अगले 6 महीने तक थिएटर या कोई भी लाइव एंटरटेनमेंट का रिस्क न लिया जाए, क्योंकि पहली बात तो थिएटर्स खुलेंगे नहीं, दे विल बी ऑन द लास्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंटरटेनमेंट खुल भी जाएंगे तो ऑडियंस बहुत डरी हुई रहेगी, एंड राइटली सो। जब तक इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता तब तक अगले 6 महीने तक मैं अपने सारे प्रोड्यूसर भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू नॉट बर्न योर कैश। इस इंडस्ट्री में बहुत कम पैसा है, उसको संभाल के रखिए। 2021 में हालात बहुत बदलेंगे, समय को मत ख़राब कीजिए। नई स्क्रिप्ट लिखिए, कोलैबोरेशंस कीजिए, आर्टिस्ट को साइन अप कीजिए, डिज़ाइंस रेडी कर लीजिए, और जैसे ही माहौल लगे, क्योंकि 2021 में बहुत बड़ी भूख भी आएगी, बहुत बड़ी हंगर आएगी। OTT पे डिजिटल कंटेंट देख के ऑडियंस बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी होगी, उनको लाइव देखना होगा। पर जब तक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम थिएटर में जा सकते हैं, तब तक हमको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करना है, टाइम ख़राब नहीं करना है। वेट एंड वॉच इज़ द वर्स्ट पॉलिसी टुडे। आई रिपीट, डू नॉट वेट एंड वॉच। प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट्स, डू द कास्टिंग, प्रिपेयर योर डिज़ाइंस, डू द रीडिंग्स ऑनलाइन, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और सर ब्रॉडवे थिएटर शायद थोड़ा आप समय, जो चीज़ 3 साल में होने वाली थी, शायद वो 6-7 साल लग जाएं, पर होगा ज़रूर। उसके लिए मैं उम्मीद रखता हूँ। किसी ने सवाल पूछा था, इस देर एन ऑनलाइन ऐप एक्टिंग के लिए। अभी तक तो ऐसा बहुत कुछ नहीं था, कुछ मास्टर स्कूल जैसा कुछ हुआ था, उस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की कुछ क्लासेस थी। मैंने तुरंत उसमें 3000 रुपये दिए और सब्सक्राइब किया और देखा। उस पर मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखना चाहूँगा, आप खुद देखिए कि उससे आप क्या सीख सकते हैं। पर अभी तक ऑनलाइन क्लासेस या ऐप नहीं थे, लेकिन अगले 2 महीने में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐप्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल्स आने वाले हैं। मैंने खुद ऑनलाइन ट्रेनिंग कोलकाता में वर्कशॉप चालू कर दिया है, जयपुर का अगले हफ्ते से हो रहा है। अब थोड़ा हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी इज़ द की, अडेप्टेबिलिटी इज़ द की। क्विकली वाइंड अप करते हुए लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आनंद सर ने पूछा था, व्हाट अबाउट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लासिक कैरेक्टर्स, से फॉर एग्जांपल शेक्सपियर। सर बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज़ है। यहाँ पर मेरा सबमिशन ये है कि एक डायरेक्टर का ये पहला फैसला होता है कि हाँ चलो अब मैं इस शेक्सपियर के इस कैरेक्टर की इस तरह से इंटरप्रिटेशन करने वाला हूँ, तब जाके उसको वो किक मिलता है वो नाटक करने का। और नाटक तो 400 साल पहले लिख दिया गया था और वो परफॉर्मेंसेस भी हो रहे हैं। एज अ डायरेक्टर अगर मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे इस कैरेक्टर को ये इंटरप्रेट करना है, दैट इज़ द starting point of that production, and then I talk to, any director talks to the characters। वहाँ पे डिस्कशन, एक्टर्स, वहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन आप शायद लेकर गए हैं, वो एक्टर अगर वो ट्रेंड एक्टर है, उसने शेक्सपियर किया और पढ़ा है, वो शायद उससे इत्तेफाक ना रखता हो। वहाँ पर वही कम्युनिकेशन की बात आती है। अगर वो आप अपने इंटरप्रिटेशन को कन्विंस कर पा रहे हैं, या आप माने कोई भी डायरेक्टर कर पा रहा है, और वो दोनों उस इंटरप्रिटेशन के सेम पेज पर आ गए हैं, तभी रिहर्सल स्टार्ट करने का फ़ायदा है। वरना वो चीज़ परेशान करेगी। कूड़े के ढेर पर शीशे का महल बनाया जाएगा तो बदबू मारेगा। इट्स बेटर कि वो इंटरप्रिटेशन क्लियर कर ली जाएं। अगर नहीं बात हो पा रही है तो उस इंटरप्रिटेशन के कॉन्फ्लिक्ट में ना जाकर एक दूसरे एक्टर के पास जाया जाए, क्योंकि बड़ा नाम लिया आपने शेक्सपियर का नाम लिया, आपने क्लासिक्स का नाम लिया। एक और सवाल आ रहा है जी, क्या सवाल है? जयदेव सर ने पूछा है कि आर्टिस्टिक थिएटर और कमर्शियल थिएटर। जयदेव सर यहाँ पे एक बहुत कमाल की मैं आपको बात बताऊँ कि जिस थिएटर ने मुझे थिएटर करने के लिए इंस्पायर किया, वो आर्टिस्टिक थिएटर था, वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर था, वो सोशियो पॉलिटिकल थिएटर था। लेकिन वो थिएटर जिसने मुझे इंस्पायर किया, वैसा थिएटर मैं आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने
दिमाग में वो कॉमर्स भी था ना, सीए की पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी। तो जिस दिन पहला नाटक करा उस दिन समझ आ गया कि भाई जितना अब तक बचाया था वो तो इस नाटक में लग गया। उसके बाद अब आगे नाटक कैसे चलाना है, तो नाटक में कॉमर्स का आना ज़रूरी होगा। तो इसमें मैंने बैलेंस ये बनाया है कि मैं करने के लिए आई एम डूइंग कमर्शियल थिएटर, एंड कमर्शियल थिएटर भी एक बहुत अलग चर्चा का विषय, क्या होता है कैसे होता है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं कर कमर्शियल थिएटर रहा हूँ, बट आई एम द मोस्ट आर्डेंट फैन ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिएटर, सोशियो पॉलिटिकल थिएटर, आर्टिस्टिक थिएटर। मैं कोई भी नाटक जो इस कैटेगरी में फॉल करता है उसको नहीं छोड़ता, जाके एज ए स्टूडेंट देखता हूँ और उससे कुछ सीख के आता हूँ और फिर अपना कमर्शियल थिएटर करता हूँ। मैं उस एक दिन के इंतज़ार में हूँ जब मुझे थिएटर से जुड़े कॉमर्स की चिंता न करनी पड़े और मैं सिर्फ आर्टिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल थिएटर करूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन भी आएगा। जी, आई थिंक मोटे मोटे सवाल सारे हो गए हैं और समय भी ख़त्म होने वाला है। डायरेक्टर एक्टर को अपने डिज़ाइन में बांध देते हैं। कमलेश ने पूछा है कि डायरेक्टर एक्टर को अपने डिज़ाइन में बांध लेते हैं, उस केस में एक्टर क्या करे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपने टॉक में बताया, कम्युनिकेशन इज़ डेफिनेटली द की, बट कम्युनिकेशन शुड बी सीकिंग आंसर्स। वो डायरेक्टर से समझने की कोशिश करे, वो कोशिश बहुत ईमानदार होनी चाहिए। वो मान के ना बैठ जाए कि मैं तो बंद गया हूँ, क्योंकि अगर रिहर्सल शुरू हो गई है, 40 दिन लगा दिए हैं, नाटक करना पड़ेगा। तो द बेस्ट वे इज़ कि डायरेक्टर से बात करें, उस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि बात आपको समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बात गलत है। ये दो अलग बातें हैं। बात गलत है कि नहीं है वो अलग बात है, आपको समझ नहीं आ रही है वो अलग बात है। तो उस केस में पहली ईमानदार कोशिश ये होनी चाहिए कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही है और मेरी यात्रा इसको समझने की चलती रहनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही समझ आ गया कि नहीं यार ये मुझको नहीं समझ आ रहा है, मैं बंद रहा हूँ, तो डायरेक्टर के पास भी बहुत एक्टर्स हैं और एक्टर के पास बहुत डायरेक्टर्स हैं, आगे बढ़ जाना चाहिए। बेमन से आर्ट वाला काम नहीं करना चाहिए। कमलेश जी, आपके सवाल का जवाब था। जी, थैंक यू केवल सर, थैंक यू विजय जी। आई थिंक इट्स टाइम टू साइन ऑफ। सैफ भाई आप आए, सैफ हसन साहब आप आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं फिर से बता दूं आपको कि मेरे इस सेशन के बाद भी डेली कोकोनट थिएटर की टीम ने बहुत अच्छे सेशंस लाइनअप कर रखे हैं। आप उनको भी देखिए, उनसे भी सीखिए। मुझसे अगर आपके कोई सवाल रह गए हों तो आप कोकोनट थिएटर की टीम के साथ जुड़कर मुझ तक पहुंच सकते हैं, वो आपके सवाल मुझ तक पहुंचा देंगे और मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के भी जवाब देने की। कोई अगर सवाल रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरी कोई ऐसी बात हो जो आपको सुनने में अप्रिय लगी हो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। एकदम से सवाल आ गया, योर फेवरेट